जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फैंटम गुरुजी चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। जो वीडियो ये जो दिख रहा होगा आपको, इसको लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना आप शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे जितने भी जॉब्स निकलते हैं 11 से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड और जो भी आपके फॉर्म्स निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। जैसे रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू मेडिकल्स और एनडीए एग्जाम्स, जितने भी और होते हैं टीएस एग्जाम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर क्या पढ़ाऊँगा आपको, तो मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। 11th 12th का जो भी फुल केमिस्ट्री है, मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो भी केमिस्ट्री है फुल मैं आपको यहाँ पर सब कुछ A to Z एकदम अच्छे से आपको बताऊँगा, कोई भी डाउट आएगा नहीं, ठीक है। और देखिए, मैं आपको क्लास में बताया भी था कि मैं यहाँ पर आपका यूट्यूब पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं उसी को स्टार्ट करने वाला हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए, ये क्लास कौन कौन कर सकता है, तो देखो जो भी साइंस रिलेटेड है और आफ्टर 10th जितने भी स्टूडेंट हैं सब इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो स्टूडेंट अभी 10th में थे, उनका एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो वो स्टूडेंट जो है वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि एकदम डिटेल्स में बताऊंगा आपको और एकदम स्टार्टिंग चैप्टर होता है ये, मतलब ये पकड़ के चलो ना, आपका 11th का एकदम स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। जो 11th में स्टूडेंट थे उन्होंने किया नहीं होगा तो वो भी आप कर सकते हो। और जो 12th में, जो मतलब इस साल जिनका 12th का एग्ज़ाम था, ठीक है, वो भी आप इसको एकदम अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से क्या क्या मैं इसमें बताऊँगा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम डिटेल में रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले कहाँ कहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। एमएसटी सीटी का अगर आप एग्जाम दोगे ना तो इसमें लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। डायरेक्ट नहीं रहता है, एसिडिटी, बेसिसिटी, रेजोनेंस, ये सब टॉपिक से मिलाकर रहता है और वो पूरा आपका जीओसी के अंडर में आएगा, ठीक है। JEE मेंस का एग्जाम दोगे तो यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्राइटेरिया में, ठीक है ना। अगर आप नीट का एग्जाम दोगे तो वहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जनरली यहाँ से देखने को मिलेगा। मिनिमम नीट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक बहुत कम हो गया, दो मिनिमम यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, नीट के एग्जाम्स में। तो ये आपका है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब प्रीवियस ईयर में, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इस जीओसी के टॉपिक से, ठीक है। तो ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। और जब जो हम यहाँ पर पहला जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जीओसी के अंडर, उसका नाम है आपका बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, तब जाकर आप समझोगे कि बॉन्ड क्लीवेज क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना तो पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जनरली रिएक्शन से डील करना है, ठीक है। जैसे आप समझो आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए, आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए, वो रिएक्शन किया है किसी मॉलिक्यूल बी के साथ, ठीक है। कोई आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए, किसी कोई मॉलिक्यूल आपके पास है, वो रिएक्शन किया समझ लो किसी भी एक दूसरे मॉलिक्यूल बी के साथ, और उसने क्या किया, फॉर्मेशन किया है किसका, सी और एक डी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। अब आप खुद सोच के बता सकते हो कि ये जो आपका सी मॉलिक्यूल है और ये जो डी मॉलिक्यूल्स है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, किससे, ए से और बी से। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जब तक ए और बी के बॉन्ड आपस में ब्रेक हुए नहीं होंगे, जब तक ए वाले मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड को ब्रेक किया नहीं होगा, जब तक बी वाले मॉलिक्यूल ने अपने बॉन्ड को ब्रेक किया नहीं होगा, तब तक आपका सी वाला मॉलिक्यूल बना नहीं होगा और डी वाला मॉलिक्यूल बना नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि ए और बी के मॉलिक्यूल सबसे पहले ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। और जो मॉलिक्यूल सबसे पहले ब्रेक होंगे ना, जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे उसी को हम यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म्स में बोल देते हैं क्लीवेज। क्या बोल देते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है, ब्रेकिंग। अब क्या ब्रेक होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, समझ में आ रहा, क्या ब्रेक होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा ना कि उसका बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसमें क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, कि किस तरीके से हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्योंकि आप देख पा रहे हो ना कि ए अलग मॉलिक्यूल है, बी अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब तक उसके बॉन्ड आपस में ब्रेक होंगे नहीं तब तक आपका सी और डी वाला मॉलिक्यूल बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ए और बी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कौन सा, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो देखो बॉन्ड क्लीवेज, तो बॉन्ड क्लीवेज जो रहता है ना ये दो तरीके से रहता है। एक होता है आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक होता है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। ये होता क्या है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, समझाता हूँ एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम समझते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को। देखो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बॉन्डिंग का। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। अब समझना चीज़ को मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। अब ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे समझो आप
जैसे समझो आप, कार्बन जो रहेगा ये कितने बॉन्ड बनाता है आपका, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 3 तो बना के रखेगा हाइड्रोजन के साथ, और भी किसी और के साथ बना सकता है, या फिर कार्बन का कार्बन के साथ ही बना सकता है, ठीक है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने 3 बॉन्ड बनाया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक यहाँ पर एक दूसरा जो बॉन्ड बनाया है उसने किसी के साथ बनाया है, किसी दूसरे एक एलिमेंट के साथ बनाया है, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ जेड, ठीक है। ये जेड कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा ये, ठीक है ना। ये जेड कोई भी एक एलिमेंट रहेगा। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि ये जो आपका जो जेड एलिमेंट जो है, ये जो जेड एलिमेंट है, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा कार्बन से, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जेड कैसा है आपका, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जेड जो है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन से, ठीक है। अगर ये जेड का जो एलिमेंट है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा कार्बन से, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सोचो खुद, क्या होगा बताओ। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से तो क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा पता है। देखो जब ये बॉन्ड आपका बना था ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये किसका इलेक्ट्रॉन था, जेड का इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने बॉन्ड बना लिया तो जेड आपका कैसा था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता क्या, कि मतलब वो निगेटिव चार्ज को अपने पास रख सकता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख सकता है, या फिर अपने नेगेटिव चार्ज को अपने पास होल्ड करके रख सकता है, उसके पास इतनी टेंडेंसी होती है। तो जेड ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण क्या करेगा, ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अब आप पूछोगे सर ये हाइड्रोजन ये सब क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो बेटा क्या होता है ना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग मिनिमम टू जीरो या फिर एकदम मिनिमम होता है, समझ में आना। तो उसमें ऐसा कोई भी एटम है ही नहीं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट करेगा, और उसके बॉन्ड स्टेबल होते हैं, इसलिए वो ब्रेक होते नहीं है जल्दी, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ पर आपका जेड है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल भी बताऊँगा आपको जेड कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पे, पहले आप चीज़ों को समझो कि हो क्या रहा है। तो जेड ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण क्या कर रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताया, हमारा टॉपिक क्या है, क्लीवेज। हमारा टॉपिक क्या है, बॉन्ड क्लीवेज है ना, बॉन्ड क्लीवेज। और बॉन्ड क्लीवेज का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि हमें बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, हमें बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे। तो ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का जो है, तो इसमें देखो क्या हुआ है ना, कि जेड ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया कार्बन का, है ना। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया, तो इसी को हम बोल रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। क्यों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है ना, कि वो जो आपका जो बॉन्ड जो था वो बन तो गया है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जेड जो है वो आपका संतुष्ट नहीं है बॉन्ड बनाने के बाद, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है आपका। तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ पुश करेगा फिर खींचेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। उसी को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि जो बॉन्ड जो है वो आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, जेड इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट करेगा कार्बन से, ठीक है ना। और जब आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज, तो हमें तो बॉन्ड को तोड़ना है किसी भी हालत में। तो कुछ देर के बाद क्या होगा ना, कि ये जो बॉन्ड होता है ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको ब्रेक करवा देता हूँ, तो ये जो बॉन्ड है आपका ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड जो था आपका ये ब्रेक हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो जो आपका जेड जो है ना, जो आपका जेड जो है उसके पास चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव, जो आपका जेड जो था उसके पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। मैं समझाता हूँ क्यों। और कार्बन पे चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ एकदम अच्छे से कि क्यों उसके पास नेगेटिव आ रहा है, क्यों उसके पास पॉजिटिव आ रहा है। देखो बॉन्ड आपका ऐसा था, कार्बन था यहाँ पे, ये था आपका जेड, थोड़ा सा बड़ा बता देते हैं, ये था आपका जेड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट कौन किया, जेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो आप खुद सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जेड के पास पहले से था, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको पकड़ के खींचना स्टार्ट किया कौन, जेड। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उस समय पे कंडीशन क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन जेड के पास है, लेकिन ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी किसके पास जा चुका है, जेड के पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस केस में, क्या हो जाएगा, जब ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, देखो जो जेड जो रहेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब समझ में आया ना क्यों आ रहा है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जा चुका है किसके पास, जेड वाले एटम के पास, ठीक है।
तो जेड वाले एटम के पास जब ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो जेड के पास चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और जेड के पास जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है चार्ज कंजर्व रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो कोई भी चार्ज नहीं था तो बाद में भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए इसके पास, जीरो। तो अगर जेड के पास नेगेटिव है तो कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाएगा। आप ये इतना दिमाग लगा सकते हो। और नहीं तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास था तब जाकर उसके पास चार्ज जीरो था, ठीक है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस कार्बन ने दे दिया है, किसको, जेड को। तो जब कार्बन ने अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया है जेड को तो कार्बन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं है। तो कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव, जेड के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन के पास अगर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव तो ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं कार्बोकटायन। क्या बोल देते हैं, कार्बोकटायन, ठीक है। क्या बोल देते हैं, कार्बोकटायन, ठीक है। क्या बोल देते हैं, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का मतलब क्या है, कार्बन के पास अगर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव आपका तो उसको हम क्या बोल देंगे, कार्बोकटायन। उसको हम क्या बोल देंगे, कार्बोकटायन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आखिरी में मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। तो ये हो गया आपका कार्बोकटायन, ठीक है ना। अब आप देखो, अब देखो इसमें एक और कंडीशन ये आ सकती है। अब इसमें एक और कंडीशन आ सकती है क्या, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कार्बन जो था आपका 4 बॉन्ड बना के रखा था, तो देखो मैं यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड फिर से बना देता हूँ। कार्बन है, यहाँ पर रहेगा आपका एच के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा रहेगा आपका, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना के रखेगा। देखो हाइड्रोजन को आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि इसके बॉन्ड स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्टेबल होता है, आपने पढ़ा होगा। और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्टेबल होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील ही करता है कार्बन और उसके कंपाउंड के साथ या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। तो वो स्टेबल है इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और हमें उसके बारे में कुछ करना नहीं है, ठीक है। वो वैसे का वैसे ही रहेगा उसके बॉन्ड। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, अगर वो किसी और एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन जो है, यहाँ पर मैं फिर से आपका एक एलिमेंट ले लिया है जेड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैंने उसका एलिमेंट ले लिया है जेड और कार्बन बॉन्ड बना रहा है आपका जेड वाले एटम के साथ, है ना। और मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि जो आपका जेड वाला जो एटम है ना उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है, किससे, कार्बन से। मतलब यहाँ पर कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, जेड वाले एटम से, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस लिख रहा हूँ। ई का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन जो है आपका ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, जेड से। अब आप बताओ क्या होगा इस केस में। अगर इस केस को अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है कि अभी मैंने समझाया आपको। कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन के पास ही था, जेड का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये जेड के पास ही था। लेकिन क्या होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो कार्बन क्या करेगा इस बार, कार्बन क्या करेगा, आपका जो जेड का जो इलेक्ट्रॉन था ना उसको पकड़ के खींचना स्टार्ट करेगा। समझ में आया, कार्बन क्या करेगा, जेड के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही खींचना स्टार्ट करेगा तो देखो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही है, लेकिन जेड का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कहाँ कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कार्बन की तरफ, ठीक है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में कैसा रहेगा, उस केस में कैसा रहेगा, इसको चलो ब्रेक कर देते हैं। उस केस में कैसा रहेगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को हटाता हूँ बस, ये बॉन्ड आपका समझ लो ब्रेक हो गया, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टॉपिक को थोड़ा सा समझो कि क्या हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जेड जो है पहले कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन के पास चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। कार्बन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और जेड के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। कार्बन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। जेड के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा था, किसके इलेक्ट्रॉन को, जेड के इलेक्ट्रॉन को। तो पकड़ के खींच देगा तो कार्बन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो जेड अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गया है, तो इसलिए जेड पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इस ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं कार्बोनाइन। क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइन। कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया ना इसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइन। क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइन, ठीक है। क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइन, ठीक है। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप कार्बन पे तो बात कर रहे हैं लेकिन ये जो जेड एटम है इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अभी आपने बताया कार्बोकटायन, वहाँ पर भी तो जेड के पास आपका चार्ज आ रहा था नेगेटिव, लेकिन आप जेड के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आता है जीओसी। जीओसी का मतलब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है ना वो ये होता है स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, आपको देखना ही है सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड को,
ठीक है, आलतू फालतू चीज़ नहीं देखना है। तो ये जो जेड जो है, जेड जेड और ये जो कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे देखना, कार्बन को। ठीक है ना, तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन का। यहाँ पे जेड क्या कर रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, कार्बन और उसके कंपाउंड जो करेंगे ना, हमें बस उसको उसके ऊपर बस ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसलिए देखो, इसके पहले वाला जो था इसमें भी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि यहाँ पे जेड पे नेगेटिव है तो इसका भी कुछ नाम रख दो। उसका नाम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करता है कार्बन और उसके कंपाउंड के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको इतना। हाँ, अब इसका मैं आपको ना बॉन्ड जो ब्रेकिंग था वो वाला भी समझा देता हूँ नीचे में। ठीक है, देखो ये कार्बन था आपका, ये इस तरीके से आपका बॉन्ड था और यहाँ पर था आपका जेड। तो क्या बताया था मैंने आपको, ये इस तरीके से रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से रहेगा इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देगा। कार्बन जो रहेगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, जब ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। और देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो पहले से कार्बन के पास है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और वही इलेक्ट्रॉन जाकर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है किस पे, कार्बन पे। इसलिए क्या बन जाएगा, सी नेगेटिव। और ये जो जेड रहेगा इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसलिए। समझ में आ गया। तो इस तरीके से रहेगा सी नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। तो कार्बन पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है, कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर इसका डेफिनेशन अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉन्डिंग का। अनइक्वल का मतलब क्या है कि जब बॉन्ड बन जाएगा ना, तो बॉन्ड बनने के बाद कोई ना कोई एटम उसमें ऐसा रहेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और सारा खेल खराब करता है आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि वो हमेशा एक बॉन्ड को पकड़ के खींचते रहेगा। जैसे देखो आपका ये इस तरीके से, इसको मैं हमेशा इसको पकड़ के खींचूंगा तो फिर ये आपका बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा ना। ये इस तरीके से आपका, मैं इधर से पकड़ के खींच रहा हूँ इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा आपका। तो इसीलिए बोला जाता है इसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। और ये जब भी ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन या फिर कार्बो अनायन का फॉर्मेशन करेंगे। कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बो अनायन क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये था आपका कार्बोकैटायन कार्बो अनायन के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट है आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक के बारे में जो भी था मैंने आपको बता दिया है ना। देखो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग है, बता दिया। एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा है, कार्बोकैटायन एंड कार्बो अनायन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होमोलिटिक के बारे में। तो होमोलिटिक क्या होता है उसको देखते हैं। देखो होमोलिटिक के बारे में सुनो, अब कुछ भी नहीं है। देखो पूरा केमिस्ट्री एकदम सिंपल है, बस जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान में रखना। ठीक है, आइए होमोलिटिक, होमोलिटिक के बारे में देखते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज को मैं शॉर्ट फॉर्म में ना बीसी लिख रहा हूँ। बीसी का मतलब है बॉन्ड क्लीवेज आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, होमोलिटिक में क्या होगा देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कार्बन है आपका, जैसे कार्बन है आपका, इसने क्या किया है, बॉन्ड बना के रखा है किसी जेड वाले एटम के साथ। इसने बॉन्ड बना के रखा है किसी जेड वाले एटम के साथ। तो बॉन्ड बनता कैसे आपका, कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है और जो जेड जो है इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तब जाकर बॉन्ड बनता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और आप बोलोगे सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो हाँ 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बॉन्ड आपका हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। लेकिन मैं हाइड्रोजन की बात बार बार नहीं करूँगा। आप क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला है ही नहीं। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला है ही नहीं, तो हम इसकी बात करें क्यों, ये तो आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम किसकी बात करेंगे, कार्बन और जेड की बात करेंगे। अब देखो होमोलिटिक में क्या होता है ना कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ठीक है, ये कैसा है आपका, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग है आपका। ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना उसमें कोई भी एटम आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा मतलब उस बॉन्ड को पकड़ के कोई भी ब्रेक करने के लिए नहीं सोचेगा। ठीक है ना, मतलब इक्वल शेयरिंग होते रहेगा आपका, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन हमें तो बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें तो बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, क्योंकि हम हमारा टॉपिक ही क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। तो हमें तो किसी भी हालत में इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जब क्या होगा कि आप अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो इस केस में क्या होता है, जैसे देखो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो कोई किसी की भी ये टेंडेंसी नहीं है कि ये बॉन्ड आपका ब्रेक होना चाहिए। लेकिन जब हम रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं,
या फिर कुछ तरीके का हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण ये आपका जो बॉन्ड रहेगा ना, ये उस केस में भी आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या लग रहा है कैसा बनेगा? तो आइए बताता हूँ कैसा बनेगा। इसको हटाओ, ये जो है इसको हटा दो, क्योंकि सेंटर से ब्रेक हुआ है ना इस बार देखो कोई भी आइटम ऐसा था ही नहीं जो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया था। तो क्या होगा, फिर भी आपका बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, और वो बॉन्ड मतलब इस बार बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा आपका? या तो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, या तो हम ऐसा कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड जब ब्रेक करेगा ना, तो जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही आपको दिखेगा। कार्बन पर आ जाएगा डॉट, और यहाँ पर जो रहेगा आपका, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, और जेड पे भी आ जाएगा डॉट, लेकिन हम उस डॉट को वहाँ पे दिखाएंगे, उसके पीछे साइड में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जेड जो आइटम है इसके पास भी क्या प्रेजेंट रहेगा आपका डॉट, और जनरली ऊपर दिखाते हैं। ये थोड़ा सा नीचे हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बॉन्ड बनाया था ना आपका, इसलिए। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ऊपर में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर भी डॉट आ जाएगा और जेड पे भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन पर अगर आपका डॉट आ रहा है ना, तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोल देते हैं बताओ, फ्री रेडिकल। क्या बोल देते हैं इसको, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ भी रहा होगा कि टोटल यहाँ पर 3 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, 3 कंडीशन कौन कौन सी पॉसिबल है? जेड ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा तब, तो जेड ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा तब क्या होता है, जेड पे आता है नेगेटिव, कार्बन पर आता है पॉजिटिव। और एक किसका कंडीशन होता है, हेटेरोलिटिक का। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है ना। सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा, कार्बन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, तो कार्बन अगर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव, उसको हम क्या बोल देंगे, कार्बो अनायन। ठीक है ना। तो कोई भी अगर कोई भी एटम बॉन्ड को पकड़ के खींच रहा है तो वो आता है आपका हेटेरोलिटिक का कंडीशन, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, होमोलिटिक में क्या था आपका, इक्वल शेयरिंग था या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था बॉन्डिंग का। तो इस बार अगर आपका बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है इस बार, तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा आपका, सेंटर से ब्रेक होगा। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा आपका, सेंटर से ब्रेक होगा। और अगर आपका सेंटर से ब्रेक हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके कुछ फेवरेबल कंडीशन है कि कब आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और कब आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो जो आपको पता है वो ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला पॉइंट क्या देखो, EN का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, और आपको ना नोट्स बनाते चले जाना है। जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप कुछ दिन के बाद पढ़ोगे ना, तो ये सब फिर आपको समझ में नहीं आएगा, दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो यूट्यूब पे रहेंगे अपलोड, लेकिन आप क्या करो, कॉपी पेन लेके इसका नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया होमोलिटिक के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस रहेगा वो शुड भी मिनिमम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस रहेगा वो या तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मतलब रहेगा ही नहीं कुछ, मतलब बहुत ही कम रहेगा, और ठीक है, या फिर जीरो रहेगा आपका, तब जाकर वो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को फेवर करता है। ठीक है, हेटेरोलिटिक में कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ही सब कुछ सारा खेल चलता है हेटेरोलिटिक का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस रहेगा ये मैक्सिमम होना चाहिए आपका। कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, जैसे बोलोगे सर आप एग्जाम्पल बताइए, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप सोचो फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ठीक है ना। तो क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब आपके एग्जाम्पल रहेंगे जब आपका जो जेड वाला जो एटम है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सब तब रहेगा तो क्या बनेगा, जेड के पास आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सब वो वाले केस है। दूसरा दूसरा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है ना, ये 10th वाले स्टूडेंट को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो आप 11th और 12th में उनको पता होगा इसके बारे में। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं, जिसके पास आपको स्टार्टिंग में नहीं चार्ज दिखेगा। जैसे आपको देखो CH4, जैसे आप देखो CH4, यहाँ लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल है CH4। ठीक है, तो जो आपका CH4 है आपको दिख नहीं रहा है कि इसके पास कोई भी चार्ज है, तो इसके पास रहता भी नहीं है। लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट हो गया, जैसे आप इसमें देखो वाटर, जैसे इसमें देखो आप वाटर, तो वाटर पे आपको यहाँ पर भी देखो कोई भी चार्ज दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होने के कारण इसके अंदर में ही कुछ ना कुछ चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, पोलर सॉल्वेंट। मतलब सिंपल सा है, जिसके पास चार्ज आ रहा है ना उसको हम क्या बोल देंगे, पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा जिसके पास चार्ज नहीं आता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल मूवमेंट जीरो रहेगा। और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, सिंपल है। पोलर का मतलब ध्यान में रखो चार्ज, तो नॉन पोलर का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन चार्ज, है ना। और होमोलिटिक में आप देख रहे थे कि कोई भी चार्ज नहीं आ रहा था, तो किसको प्रीफर करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट को प्रीफर करेगा, सिंपल सी बात है।
और हेटेरोलिटिक में क्या होगा, चार्ज आ रहा था तो चार्ज वाले को प्रीफर करेगा ना, तो क्या आ जाएगा, पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, CH4 या फिर मीथेन आपका, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें क्या हो रहा था, आपका फ्री रेडिकल जो है ना ये आपका बन रहा था। अब इसमें क्या है ना, एक नया वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, इंटरमीडिएट। यहाँ पर देखो एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है ना, वो एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एज ए इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट एक नया वर्ड है, इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है। और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देखो कार्बोकटायन और कार्बो अनायन जो है ये आपका फॉर्म हो रहा है एज अ इंटरमीडिएट, ये आपका फॉर्म हो रहा है एज अ इंटरमीडिएट, ये आपका फॉर्म हो रहा है एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्लास जो आएगा कल जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ना इंटरमीडिएट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, और आप इसके थ्रू जो भी रहेगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में वो डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।